अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं हमामी मामलात और मसाइल पर। मौशी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते आए हैं और आज भी यकीनन जो मौजूद गुफ्तगू है वो मुल्की मौशी सूरत हाल है। मौशी सूरत हाल के हवाले से बहुत ही संगीन ख़तरात मुल्क को लाहक थे और जब ये सारा सिलसिला चल रहा था सियासी मंजरनामे पे कि एक हुकूमत को हटाया जाए, दूसरी हुकूमत आए और वो आकर इन मसाइल से, मुश्किलात से आवाम को निकाले, तो एक उम्मीद ये हो चली थी कि शायद मामलात में बेहतरी आएगी और ये जो हुक्मरान तबका है, ये जो सियासी जमातें हैं, ये शायद इस बार फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहिरा करते हुए माजी के इख्तलाफात को भुलाकर सियासी मामलात को बालाए ताक रखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गुमान ये गुज़रा कि शायद इनको ये बात समझ में आ गई है कि ये सियासी मामलात चलते रहेंगे, मुल्क को बचाना बेहद ज़रूरी है, मईशत की बेहतरी के लिए वाक़ईतन संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब पाकिस्तान की आवाम का, आप ये समझ लीजिए कि किसी दीवाने के ख्वाब से कम नहीं है। ये उनकी खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो गई जब ये सिलसिला सारा शुरू हुआ। मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातें एक जगह जमा हुई और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एक इत्तेहाद बनाया जाएगा जो मुल्क को चलाएगा और इस बहरान से निकालेगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ 7, 8 और 9 महीनों में, वो आवाम के सामने है और आवाम भुगत रहे हैं। लफ्ज़ भुगत का इस्तेमाल इसलिए रहा हूँ कि इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये बहुत मुश्किल अब हो चला है। पहले भी सूरत हाल कोई ख़ास बेहतर नहीं थी। पिछली जो दौर हुकूमत, जो एक हुकूमत रही, उसके चुनाव के हवाले से ही पहले तो बहुत सारी बातें होती रहीं, कैसे उनको मुंतखब करवाया गया और क्या कुछ होता रहा। वो बात दोहराने की शायद अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मईशत की सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़तरनाक रही और उसके बाद मज़ीद उसमें इजाफ़ा होता चला गया। तो गुज़िश्ता रोज़ एक मिनी बजट का जो है वो ऐलान किया गया कौमी असम्बली में। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बजट पेश किया और वो बजट कम एक ख़ुदकुश हमला ज़्यादा महसूस हुआ पाकिस्तानी अवाम पर। और तमाम ही छोटी बड़ी अशिया खुर्दनोश, पेट्रोल वग़ैरह जितनी भी चीज़ें आम आदमी के इस्तेमाल में थीं, बड़ी मुश्किल से वो ये शायद समझ रहे हैं कि ये बड़ी आसानी से लोगों को दस्तयाब थी और इसको बड़ा आसानी से लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे थे, उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए। और ये महज इसलिए कि IMF जिनसे ये पैसे लेते हैं उधार पर, उनकी शराइत मानी जा सकें और उनसे कुछ पैसे मिल सकें, जो कि मसले का हल क़तई तौर पर नहीं है। ये भी बात आवाम के शायद समझ में आ चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ज़रूर इस चीज़ को अब समझ चुके हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है और सूरत हाल की संगीनी का क्या कहें, इसके ऊपर अल्फाज अब ख़त्म हो चुके हैं कि जिस तरह के पैगामात मौसूल हुए हैं गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक, मेरा ख़्याल नहीं इससे पहले कभी मैंने इतनी कॉल्स या इतने मैसेजेस रिसीव किए होंगे
बड़े सख्त अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैगामात हम तक पहुंचा रहे हैं, चाहते भी यही हैं कि इसी तरीके से उन पैगामात को किसी तरह चला दिया जाए। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और यकीन कीजिए कि अब पहले तो ये बात हो रही थी कि शायद आम इंतखाबात मसाइल का हल हैं, इससे कुछ नतीजा निकल आएगा। आप यकीन करें कि जितने भी लोग इस वक्त बैठे हैं, इससे पहले चाहे हुकूमत में रहे, ये सब एक जैसे मालूम होते हैं और ख़्याल ये है कि ये सब नाअहल हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल का मुल्क को सामना है। बुरी तरह ये नाकाम हुआ है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई एक हुकूमत शामिल नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत रही है वो भी बुरी तरह नाकाम हुई, ये हुकूमत भी बुरी तरह नाकाम है। और बज़ाहिर लगता है ऐसा कि अगर आगे मज़ीद कोई हुकूमत कामयाब होकर अगर आ भी जाती है तो इनसे भी ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होगी। तो ये इस वक्त हमारा ये सियासी सूरत हाल है, ये मौशी सूरत हाल है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी दीगर मामलात हैं, बातें हैं। कोशिश करते हैं क्योंकि मईशत के जो मामलात हैं उसको आसान और सहल अंदाज में आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि इसमें बहुत सारी इस्तिलाहात, क्योंकि अल्फाजों का हेर फेर है। गुज़िश्ता रोज़ भी जिस तरह के टैक्सेस आयद किए जा रहे थे, बेहतर तो ये होता कि ज़रा खुल कर बात की जाती, लेकिन जिस तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे थे और जिन जगहों पर, तो शादी ब्याह की तकरीबात वगैरह, इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन अभी आइन के बार बार सुबह से लेकर शाम तक हवाले देते हैं। इस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर भी टैक्सेस जो है वो आयद किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नासिर रियाज साहब तजियाकार हैं, हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर भाई, अब सवाल इसके ऊपर मेरा ख्याल नहीं कि मज़ीद कुछ बनता है। आपने भी जायज़ा लिया कल जो बजट पेश किया गया है और लफ्ज़ बजट इस्तेमाल किया गया, महसूस ऐसा होता है कि पहले तो हम कहते थे कि बम गिराया गया, अब ये महसूस होता है ये कोई हाइड्रोजन बम जो है वो गिराया गया है, जिससे बिल्कुल खामोशी के साथ सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। यासिर भाई, ये बम नहीं गिराया गया, ये बम्बार्डमेंट की गई है जी। ये वक्फे वक्फे से बम गिराते चले गए, जैसे जैसे वो बोलते चले गए वो बम, अब वो मुख्तलिफ नौइयत के बम थे, कोई फलाना बम था, कोई मज़ाइल था, कोई स्ट्रिंग मज़ाइल था, ये सारे इन्होंने गिरा दिए और आखिर में एटम बम भी मार दिया उन्होंने रातों रात ही जो है, ताकि रही सही कसर कोई कहानी बचे ना। हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। बात यह है कि बंदा किसी के हक में क्या बोले या किसी के अगेंस्ट क्या बोले, पहले वाले अगर नाअहल थे, ये उससे ज़्यादा नाअहल आए हैं। बात करो तो ये कहते हैं कि ये तो IMF बहुत ज़्यादा लगा रहा था, हमने तो बड़ी मुश्किल से कम लगाया है बाप पे, तो ये इनका बड़ा कारनामा है। मैं पहले से इस बात को इंसिस्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि ये जो पढ़े लिखे लोग आते हैं माशाल्लाह, ये इसलिए नहीं आते कि आवाम को कोई फैसिलिटी दें, ये इसलिए आते हैं कि लफ्ज़ों का हेर फेर करके और आप पे मज़ीद किस्म के नए टैक्सेस लगाएं और अपना हिसाब किताब ठीक करें और आप पे एहसान जतलाएं कि इन्होंने तो बड़ा आप पे मेहरबानी की है, तो ज़्यादा टैक्स लग रहे थे और कम टैक्स लगाए इन्होंने। तो अब अगर आप ये देखें, फाइनेंस जो कल जो बिल आया है उसमें बजट तो इसको वाकई नहीं कहना चाहिए, मैं तो कल से ही कह रहा हूँ बजट नहीं है, बजट तो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, ये तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ फाइनेंस एक्ट है। तो उसमें आप देखें वर्डिंग यही है कि एज पर सेक्शन 236 फलाना सेक्शन डेट इज़ रीड नाउ 6000 की बजाय उसको 9000 रीड किया जाए। वो क्या चीज़ है, कुछ नहीं, वो अब सेक्शन में जाके ढूंढे, ये किसी को समझ नहीं आएगा, ना असेंबली में बैठा वो हाँ सब कर देंगे। ये बड़ा इन्होंने धमाका खेज काम किया, ये पढ़ा लिखा होने का इनका काम है कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर करके और उसको जो है ना ऐसी तैसी फेर देते हैं। देखें, अगर आपने कोई चीज़ लगानी है, ये जो आप कहते हैं कि पुराने गवर्नमेंट ने कोई साइन कर दिया था इसको और उसकी वजह से लगाना पड़ता है, ये जो भी होता है, अब तो आपको भी 9-8 महीने 10 महीने होने को आ रहे हैं, अब आप उसको अब तक अगर नहीं संभाल सके, आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान डॉलर जा रहे थे या और कंट्रीज़ में आपकी जो गंदम निकल जाती है इधर उधर जाती है, आप रोक लेते हैं। इस ऐसे में आप अफरा तफरी में अगर 10 महीने गुजार दिए तो अगले 10 महीने भी अफरा तफरी में गुजारेंगे, तो उस वक्त तक इलेक्शन आ जाएंगे। बात यह है कि ये इस तरह से काम नहीं चलने वाला। मुझे ये इनको आके इसको एक तो कम करना चाहिए था, आते साथ ही मैं तो उस बात पे कहता हूँ सिंगल डिजिट पे टैक्सेस लेके आने चाहिए थे, ताकि फौरी तौर पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल पड़ती। आपके पास बिजली बहुत है,
ट्रांसमिशन अगर उसकी कम हो रही है तो आप ट्रांसमिशन बेहतर करते हैं उसकी फौरी तौर पे आप देख लेते, फोर्स ही कर लेते कि अगले 8 महीने में आपका फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा, आप डॉलर का जो अफगानिस्तान या कहीं भी जा रहे डॉलर उसको रोकते और ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करके टैक्सेस सिंगल डिजिट पे लेके आते, सेल टैक्स जो है सिंगल डिजिट पे लेके आते, इनकम टैक्स सिंगल डिजिट पे लेके आते, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट पे लाते। क्यों नहीं फैक्ट्रियाँ लगती, क्यों नहीं काम होता है? ऐसा ज़बरदस्त माशी बूम आ जाता है इसमें, जो लोगों में मॉरल है वो बेहतर हो जाता सारा। लेकिन आप तो ऐसे लगे कि बस फंसे फंसे, हर रोज़ एक नई खबर आ रही है, मुसीबत वाली खबर आ रही है। आगे बढ़ना चाहिए था, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए था। अच्छा, इस दौरान ना सिर्फ वो आउटफ्लो हुआ, लोगों का जो ट्रस्ट ख़राब हुआ उसकी वजह से और भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर के मुल्कों में ले गए, मिडिल ईस्ट में इधर उधर सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ गई है इन्वेस्टमेंट। ये इस तरह से काम नहीं चलने का। आप अच्छा, अब आपने ये टैक्सेस लगाए हैं, मुझे बताइए फाइनेंस बिल या बजट जिसको आप कह रहे हैं, जबकि मैं इसको बजट नहीं कहता, बजट में फिर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, आपने क्या फैसिलिटी दी है? रातों रात अगर इतनी बम्बार्डमेंट की है तो कुछ जो जख्मी हो गए, शदीद जख्मी, उनके लिए कोई एम्बुलेंस का भी इंतजाम करते हैं, उसको कोई फैसिलिटी भी देते हैं आप कि भाई ये आपके अब मरहम पट्टी करने के लिए मरहम पट्टी पे भी टैक्स लगा दिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या, अब आपका इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया। मैं सॉरी वो जब देखता जा रहा था उसकी हाइलाइट्स, क्योंकि कल बड़ा मसरूफ दिन गुजरा और बड़ा एक अफसोसनाक हमारे लिए दिन भी था, तो वो मैं देख रहा था चलते फिरते, मुझे नज़र आया कि वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त के ऊपर 10% टैक्स लगा दिया। अब मैं सोचने पे मजबूर था कि शेयर की खरीदो फरोख्त के ऊपर तो पहले ही 10 तरह के टैक्सेस आयत आपने कर रखे हैं, कैपिटल गेन्स भी आपने लगा दिया, आपने हर तरह का वो लगा हुआ है, मतलब मैं नाम लेता जाऊं वो सारे टैक्सेस ऑलरेडी आपने शेयर मार्केट के ऊपर लगाए डिक्लेयर करो, तो वो जब आप उसका वो सारे टैक्सेस से बचा के अगर कुछ चीज़ बचा के आप इनकम नेट प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उस पर फिर टैक्स लगा देते हैं। फिर वो एक नॉन लिस्टेड कंपनी का एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किस किस्म की इस्तेलाह ये इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वो है इनका ऑब्जेक्टिव। तो ये तो फैसले किए जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये टैक्स पे टैक्स इतने ज़्यादा टैक्स लगा के आप समझते हैं कि लोग बड़े खुश हो जाएंगे, शाबाशी देंगे इनको कि इन्होंने बड़ा कारनामा सा अंजाम दे दिया और ये जो है इससे माशी भूम आ जाएगा और लोग बड़े खुशहाल हो जाएंगे और बड़ा अच्छा दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। अच्छा चलिए वो आपने बढ़ा भी दिया, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम्स में मैंने सुनी, ये मौका मिला कि क्या फिर आपकी इकोनॉमी सस्टेन कर सकेगी? सवाल ये पहले होगा कि सस्टेन तो फिर भी नहीं कर सकेगी अगर $1 बिलियन के लिए सब कुछ कर रहे हैं आप। $1 बिलियन तो ये है, उसके बाद आप इसके बाद अब चाइना से आप हाथ पांव जोड़ेंगे कि एक्चुअली उसके काफ़ी ज़्यादा $1 बिलियन हैं जो रीशेड्यूल अब कराना है इनको है जी। वो अगर ये नहीं करते तो वो चाइना से रीशेड्यूल होने का चांस बिल्कुल नहीं था और ऑन द स्पॉट डिफ़ॉल्ट होता ये। तो जो ऊपर बैठे हैं मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किलात हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 8-10 महीने गुजारे हैं इसमें ये उस मुश्किल को पहले फोर्स ही करते और पहले से स्टेप्स अच्छे ले लेते तो लोग एक्टिविटी चल पड़ती। अब मुश्किल तो है, मुश्किल ये है कि अगर ये एनओसी है जो IMF है, इज़ एनओसी कि आपको उसने एनओसी दे दिया $1 बिलियन, इट्स नो कुछ भी नहीं है, पीनट है, लेकिन उसके बाद आपके लोन्स जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से जो लोन्स हैं वो रीशेड्यूल होंगे, कुछ चाइना से रीशेड्यूल होंगे, तो आपका थोड़ा सा हालात बेहतर होंगे उसमें फॉरेन एक्सचेंज टर्म से। लेकिन महंगाई तो खैर हो गई। अब आपका चाहे शादी हॉल पे है या जैसे आपने शादी हॉल पे कहा तो मुझे उसी ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से हम क्रिश्चियंस को देखते हैं कि चर्च में जाते हैं वो दोनों मियाँ बीवी जाते हैं वहीं पे निकाह करते हैं और वहीं पे उसको कहते हैं यू में बस वो शादी कर लो, हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा भी अब इसी तरह करना पड़ेगा, किसी मस्जिद में जाके निकाह कर लो। हमारे यहाँ असल में देखें बात यह है कि ये जो शाखर्चियाँ हमारी हैं ये तो वैसे ही जा रही हैं, ठीक है, इसकी तो कोई नहीं गुंजाइश, लेकिन जो कुछ हो रहा है, लेकिन टैक्स उसके ऊपर हर चीज़ पे ऑलरेडी आयद है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा देना ये समझ से बाहर है। एक तबका ऐसा है कि आप इसके ऊपर चाहे 10% लगाएं चाहे 20% लगाएं, उसने बर्दाश्त करना है वो कर लेगा। लेकिन बात यहाँ पर होती है एक मिडिल क्लास आदमी की, मैं गरीब आदमी की बात नहीं करता, गरीब आदमी का पहले ही जैसे काम चल रहा है इस मुल्क में वो चलता रहेगा, लेकिन जो एक आम आदमी है जो मिडिल क्लास है उसका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो मुश्किल नहीं, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी सी वो गलत वो हो गया को मुकम्मल तौर पे इन्होंने मिडिल क्लास को खत्म मैं ये कहना चाहता था गरीब आदमी को भी कुछ नहीं होगा, मतलब फ़र्क पड़ता है, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। देखिए उनकी अगर सैलरी है अभी वो बढ़ रही है, 30-35 हज़ार हो जाएगी सैलरी जो मिनिमम वेज है। इसी तरह से जो बहुत अमीर है, अमीर व कबीर है,
उसको भी परवाह नहीं है, उनके कंपनी से बेनिफिट्स आ रहे हैं और उनके पर्क्स मिल चल रहे हैं उनको। जो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाएगा। उसकी बजटिंग आउट हो चुकी है, इसलिए कि उनको मेंटेन करना, अब जैसे पेट्रोल बढ़ाया है रातों रात इन्होंने, ये बड़ा मुश्किल काम, हालांकि इंटरनेशनल पेट्रोल कम हुआ है जी, ठीक है, 5-5, 10-10 डॉलर कम हुआ है $80 पर बैरल के ऊपर $80 पर ट्रेड हो रहा था बैरल। अगले जी दिन जी में बिल्कुल, देखा ये था। $110 पे था, ये नीचे होते होते $80 पे आ गया। तो अच्छा, अभी कल ही परसों वो ओपेक में सऊदी अरब ने भी अपनी आउटपुट बढ़ाई है, जी, तो इन फ्यूचर भी ये $75 और $70 पे आ जाएगा, आ ऑयल जाएगा, बिल्कुल नीचे ऐसा ही। होगा। तो उस हिसाब से इनको वो बेनिफिट आवाम को देना चाहिए था। ठीक है, आप अगर यहाँ टैक्स लगा रहे हैं तो कम से कम एक बेनिफिट दें, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं, उल्टा नहीं, दिलचस्पी का आलम ये देखिए, मैं तो इस वक्त उसके मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं, वो एक लीडर हैं जिससे पहले वो करते रहे, वज़ीर आज़म भी साबिक, अब उनके नाम के आगे लगता है, वो कुछ फरमा रहे थे कि 680 अरब रुपए का घी का डब्बा मिलता था और ये मिलता था। तो मैं इससे ये सोच रहा था कि इनको मईशत के बारे में समझ और इनकी दिलचस्पी कितनी है कि इनको ये भी नहीं पता कि चीज़ों की सर, कीमतें ये किस तो बड़ा हिसाब में, अलमी है। क्या जो किस भाव में बिक रहा ये जो आज हम काट रहे हैं, वो कहते हैं ना, फसल आप जी, लगाते जी, कब हैं और उसको काटते कब हैं। जी, तो फसल हम जो 4 साल लगाते रहे हैं फसल, ये एक हकीकत है। लोग इसको चाहे सही ना समझे, हमने जो फसल लगाई है अब उसको हम काट रहे हैं, काट रहे हैं, बिल्कुल ये एक ऐसा ही। हकीकत है। वो फसल जिन साहब ने लगाई थी फसल, उनको फसल लगाने का तरीका ही नहीं पता था। वो बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कहते थे 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, उनको 1000 अरब, उसका कुछ अंदाजा ही कुछ नहीं अंदाजा है। नहीं जैसे था। रात को मैंने भी सुना कि 680 रुपए का, 680 अरब अरब रुपए रुपए का जो है वो घी हो गया, 1 किलो जी, घी। जी। तो वो उनको मईशत की अलिफ बे नहीं पता। अच्छा, ये और नासिर भाई, लोग, अच्छा, बिल्कुल उसके लोग उसके बड़े फेवर में हैं जी, और उसको बड़ा मसीहा समझते हैं और बड़ा लीडर मानते हैं, रहनुमा समझते हैं, और वो समझते हैं यही हमें निकाल के ले जाएगा, जिसको कख नहीं और पता। मईशत के हवाले से जितने भयानक फैसले उस दौर में किए गए थे, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। जी, कोई आज बैठ के मईशत के ऊपर वो बात करते हैं, गो कि इस हुकूमत के भी हम हक में नहीं है, लेकिन ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, लोग शायद बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे कि इससे भी ज़्यादा बदतरीन फैसले ये IMF के साथ जितने मुआहदे हुए थे, ये सारे इनके दौर में साइन किए गए थे, और ये सर सारी शरायत मिनोअन तस्लीम कर कर सर, आए स्टेट बैंक हवाले किया गया उनके, जी, IMF के, आपका कश्मीर पे जो है वो हवाले सरबरा किया गया, लगाया सारा गया किया गया। IMF, ये बिल्कुल सारी बातें हैं, ये अब हिस्ट्री है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये वो फसल, वो जो उगी थी, वो जो बीज बोया था, उसका नतीजा अब पड़ रहा है, बिल्कुल अब पड़ गया है। अब बिल्कुल इसको थोड़ा सा अब उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें निकलें, इसलिए कि फ़िलहाल तो जो ये चीज़ें हुई हैं, ये बड़ी ख़तरनाक हुई हैं। वो जो बिल्कुल फसल ऐसा ही। उन्होंने काट दी थी, और लोग अभी भी, वो मुझे रात से मैसेज आ रहे हैं कि वही सही थे। मतलब लोग, ऐसे लोग हैं जो उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जो फैसले किए थे, वो उसका नतीजा ही भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने जैसे मैंने सही अर्ज़ कहा। किया, स्टेट बैंक का मामला हुआ अपना, जो इन्होंने ये जो कश्मीर के हवाले से बात की, इसके बाद जो IMF से इन्होंने माहिदे किए और फिर उस माहिदे से पीछे हट गए, चूँकि माहिदे जो है वो स्टेट करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है। तो वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से वास्ता पड़ चुका है इस वक्त। बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, अगर कोई नई हुकूमत, जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ देर पहले, कि तश्कील अगर पा भी जाती है, तो उसके लिए इंतहाई मुश्किल होगा इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना। और फिर ये जो रवायती जुमले हैं ये आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि मईशत के लिए मुश्किल फ़ैसले करना नागुज़ीर हो चुका है, वो करने पड़ेंगे, और ख़जाना जो है वो खाली है, और बिल्कुल भी सूरत हाल इस वक्त ठीक नहीं है। वो तमाम चीज़ें हैं जो आगे जाकर भी बताई जाएंगी, और उसके बाद अगले जो 10, 12, 14 महीने होंगे, उसमें कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। और बदकिस्मती ये है कि जब मामला बेहतर होने लगते हैं, उसके साथ ही फिर कोई एक एडवेंचर होता है, और फिर सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। बहरहाल ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मौजू वही था, बल्कि इस वक्त माशी सूरत हाल और किसके पास इन मसाइल का हल है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबने दावे किए, वादे किए, जितनी भी सियासी जमातें आती रहीं, जाती रहीं, और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। इससे पहले तो हुकूमत की बात नहीं करता, क्योंकि कोई ख़ास माशी जो है वो बेहतरी नहीं आ सकी, बल्कि मसाइल जो हैं वो दो चंद हो गए, और ये वही कुछ हो रहा है इस वक्त
जो सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा था कि IMF के आगे घुटने टेक दिए थे, उनकी तमाम शराइत को मान लिया था, जिसके नताइज इस वक्त हमें भुगतना पड़ रहे हैं। और इससे पहले अगर देखें तो कहीं मईशत हमें बेहतर नज़र आई, लेकिन जैसे ही वो बेहतरी की जानिब गामजन हुई, उसके बाद एक एडवेंचर हुआ और फिर वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। तो बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती है कि मामला जब भी संभलने लगते हैं कोई ना कोई इस तरह का काम शुरू हो जाता है। इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे नासिर रियाज साहब, तशरीफ़ फरमाएं। ब्रेक से पहले जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं मलिक यासिर सिकंदर अवान साहब, PPI आपकी जमात है, उनसे आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में हमें जो वक्त देने के लिए। और कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू मुल्क की मौशी सूरत हाल माफ़ कीजिए, और ये जो मौशी फ़ैसले ख़ास तौर पे किए जा रहे हैं, ये बजट लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्योंकि मुनासिब नहीं है, क्योंकि जैसे अभी नासिर भाई फरमा रहे थे कि बजट के अंदर तो आवाम को कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाता है, लेकिन ये जो कल जो कुछ सज़ा जो सुनाई गई है, तो इसके हवाले से बात कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर अपनी राय दीजिए, आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या समझते हैं कि मज़ीद इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अवाम के पास अब कहने के लिए और पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, महंगाई और हालात मईशत, तो कल फिर डीज़ल पेट्रोल की जी प्राइस बढ़ा दी है इन्होंने। ज़ाहिर है उससे हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, और ये अब इसीलिए क्योंकि हमारी अपनी इकॉनमी तो है ही नहीं, जो इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो रही है। हर चीज़ ही तकरीबन हमारे पास इंपोर्ट करनी पड़ती है सिवाय गाय भैंसों के चारों के। बिल्कुल ठीक है। हम लोग अगर पोल्ट्री की फीड बनाते हैं तो उसका भी खाम जो माल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। हमने इतनी अपनी कुव्वत नहीं बढ़ाई कि हम एटमी मुल्क होने के बावजूद कम से कम खुद से चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करें, वरना इंडस्ट्री लगाएं। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे यासिर भाई, ये मसाइल तो इसी तरह रहेंगे। आप और हम इस पे गुफ्तगू करते रहेंगे, ठीक है। इसका कोई, क्योंकि हमारे हाथ अख्तियार में सिर्फ ये है कि हम बता सकें उन लोगों को जो ऐवानों में बैठे हुए हैं कि बराए मेहरबानी आवाम का सोचिए। आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और हम अक्सर देख रहे हैं लोग, अगर आपके टीवी के कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें रोड शोज हो रहे होते हैं, तो लोग रो पड़ते हैं बिल्कुल कि अपने घर के हालात और रोज़ी रोज़गार के मामलात बताते हुए। अब रक्शे ड्राइवर से लेकर बस ड्राइवर तक और फिर ऑफिस में, अब तो ये हालात हो गए, आप और हम जैसा तबका भी मुतासिर होना शुरू हो गया है। सिर्फ वो लोग बचे हुए जिनके पास, जिनको देने के लिए बैंक्स के पास भी बहुत कुछ है और उनके अपने पास भी बहुत कुछ है। परेशान वो है जिसके पास कुछ अपने ऐसे एसेट्स नहीं है जिससे उसको इतनी वाफिर अर्निंग होती हो कि वो अपने गुजारे से बढ़कर कुछ कर सके। अब तालीम, सेहत, इसकी तरफ लोग सोचने के बजाय सिर्फ रोज़ी रोज़गार पूरा कर रहे हैं कि हमारा खाना पीना पूरा हो जाए। हम अब अक्सरियत ऐसा हो रहा है कि लोग स्कूल से बच्चों को दूसरे स्कूल्स में स्विच करवा रहे हैं कि हम फीसेस नहीं पे कर सकते। अब कल जो पैसे इन्होंने बढ़ाए हैं नर्ख हर चीज़ के, उसमें सुई गैस के घरेलू सार्फिन के लिए इतना इन्होंने महंगा कर दिया है कि सिर्फ चूल्हा इस्तेमाल जो घर में 4-3 लोगों के लिए रोटी का करते हैं, उनका भी बिल हज़ारों में चला जाएगा। तो अगर इसी तरह रहा तो जाहिर है इस आवाम को कोई तो रिलीफ दें आप। ठीक है, महंगाई आप कीजिए, 400 अरब कर दिया गालिबन उन्होंने बिसिप को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, लेकिन आप उसको 400 अरब तो आपने कर दिया, लेकिन आप अपनी आबादी तो देखिए कितनी ज़्यादा है, क्या वो उसमें आप कवर कर पाएंगे? तो मैं आपके इस शो से, आपके इस प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ ऐवान बाला में बैठे हुए लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जो इंतहाई पिसा हुआ तबका है, उनके लिए ज़रूर कोई ऐसा रिलीफ निकालिए कि जिसमें उन्हें खाने पीने की अशिया कम से कम इतनी आसानी से मुहैया हो जाएं कि वो अपने 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये इस वक्त हर शख्स की दुहाई है, यही उसकी सदा है कि कम से कम इतना रिलीफ दें कि उसका ज़िंदा रहने का कोई सबब बन सके। कोई इस तरह का फ़ैसला कीजिए, वरना जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तेज़ी से ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें तो आप लोग देखते ही हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ज़रिए आप, क्योंकि वो ख़बर पहुँच ही जाती है किसी न किसी शक्ल में कि ख़ुदकुशियों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बहरहाल हमें इस बात का इल्म है कि आपको इन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क ना कभी पड़ा है और ना आगे कभी बढ़ेगा, लेकिन बहरहाल इन मामलात को बेहतर बनाना होगा, वरना ये जो इक़्तिदार के ये जो मज़े जितने आप ले रहे हैं,
इसके लिए आने वाली इंशाल्लाह आपकी नस्लें जो है वो तरसती रहेंगी, और ये जो आपके ख्वाब हैं कि बच्चों को जो मिनिस्टर और ये वो लगाया जाए, ये शायद फिर कभी पूरा नहीं हो सकेगा। और ये चाहे आपके हामी और ये चाहे कि जितनी कोशिश कर लें इनको सीटें जितवाने की और इनको लाने की, लेकिन आगे ये बहुत मुश्किल बल्कि तकरीबन अब नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। यासिर भाई मैं समझता हूँ कि जिस तरह रातों रात इन्होंने ये बम्बार्डमेंट की है, जो मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इनको फौरी तौर पे विद इन 2 और 3 डेज़ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, असम्बली के फ्लोर पे ही बात करनी चाहिए, और उसमें रिलीफ पैकेज देना चाहिए आवाम को। देखें, रिलीफ पैकेज देने में तो IMF की कोई बंदिश नहीं है। आप उनको कहेंगे हम ये जो है अब आपका मेयार ज़िंदगी जो है वो हम बुलंद करना चाहते हैं, आपके स्कूलिंग के ऊपर जो है एजुकेशन है, वो रिलीफ सुन लीजिए। रिलीफ ये है कि वो स्क्रीन पर आकर कहते हैं वज़ीर ख़जाना साहब कि उन्होंने हमसे 200 रुपये बढ़ाने का कहा था, हम 190 रुपये बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये का आपको रिलीफ। ये तो खैर ये एहसानात हैं इनके, इतने बड़े एहसानात हैं इस कौम पे कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते कि IMF ने इनको 200 रुपये बोला था, इन्होंने 100 रुपये बढ़ाया, तो बड़े एहसानात हैं। ये तो बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने, जो अपने अक्लमंदी का सबूत दे दिया इन्होंने। लेकिन बात यह है कि अब इसको देखना चाहिए कि ये अगर आवाम की गवर्नमेंट है, हम स्पेशली कराची वाले हम तो रुल गए हैं बिल्कुल। सीधी सी बात है, अफरा तफरी का आलम हुआ पड़ा है, रोज़ ट्रैफिक जैम है, रोज़ जो है खड्डे खुड्डों से गुजर रहे हैं, दमे के मरीज़ हो चुके हैं, धूल मट्टी में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई किसी को कोई फ्री फैसिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी टाइप की हो या एजुकेशन टाइप की हो या हेल्थ केयर की हो, कोई फ्री फैसिलिटी नहीं है। जो आप जिना अस्पताल या उसका बात करते हैं वो होपलेस है बिल्कुल, या अब्बासी शहीद में कोई नहीं जा सकता उसमें। इनको चाहिए आए, जितने टैक्सेस लगाएं, आप कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि हमने जी ये दुनिया में अच्छे मुल्कों में ये टैक्सेस लगे हुए हैं, तो उन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी हैं, आप वो फैसिलिटीज़ भी उस लेवल की ले आइए। बिल्कुल, जब टैक्स उस लेवल की ला रहे हैं, बल्कि उससे भी बढ़ा दिए आपने टैक्स, तो फैसिलिटी भी उससे बढ़ा के दीजिए, ताकि लोग खुश होते चले यार टैक्स देते हैं हम, तो कम से कम फैसिलिटी तो मिलती है। आप टैक्स भी दे रहे हो, फैसिलिटी भी आपको बिल्कुल कोई भी नहीं, क्या बंदा वर्ड यूज़ करे, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा इनको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये टैक्सेस वगैरह पे लोग बाहर निकल आएंगे। ये मैं आपको बताऊं, ये पेट्रोल और ये अभी आप के जब किराए बढ़ने शुरू होंगे, ट्रकों के और बसों के किराए और जहाज़ और रेलवे किराए, फिर बिजली के बिल बढ़ने और गैस के जब बिल आएंगे, वो हर बंदा बिल उठा के फिर होगा, अभी इसको भरेगा कौन? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मलिक साहब, ये फरमाइए, नासिर भाई ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोग बाहर निकल आएंगे, और ख़्याल ये है कि जब बहुत बड़ी तकलीफ़ दे बात है, हमारे लोगों को बड़ी नागवार गुजरेगी, लेकिन चलें कहने दीजिए, ये तारीख़ बताती है इस तरह के जो लोग होते हैं ये बाहर नहीं निकलते। मज़े की बात यह है कि आज आप अगर 100 रुपये मज़ीद 1 घंटे के अंदर बढ़ा दें, तब भी ये बाहर नहीं निकलेंगे। ये बाहर निकलेंगे ज़रूर, लेकिन ये सिर्फ ख़रीदने के लिए निकलेंगे, और ये पूरी शारा फैसल जाम होगी, यहाँ तक लाइनें लगी होंगी, पेट्रोल को जमा कर लिया जाए ताकि कल जो है वो शायद काम आ सके। ये मिजाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। निकल के आवाम क्या करे, इंतशार फैलाए, अपने ही शहर को नुकसान पहुँचाए, अपने ही शहरियों को तकलीफ दे, तो ये भी कोई हल नहीं है। हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं, आप इस हुकूमत को जो आकर ये कहती है कि हम खमियाजा भुगत रहे हैं पिछली हुकूमत का, क्योंकि वो IMF से ऐसे मुआहदे कर गई और उन पे अमल करके नहीं गई, सारा बर्डन हमारे लिए छोड़ गई। आप ऐसी हुकूमत ना लेते भाई, आप 8-10 महीने बाद इलेक्शन का इंतजार करते, फिर आ जाते। इसलिए अब हम ये बात नहीं सुनेंगे। मैं बतौर एक पाकिस्तानी वोटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मैं अब सिटिंग गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसहाक डार, जो 2 शख्सियात इसके तमाम तर चीज़ों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आपके बस में नहीं है इस्तीफा दे दीजिए, कुल जिम्मेदारी। तो इन 2 अशखास के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने कोई ऐसे मुआहदे किए थे जो कि आपको पता था हम आएंगे तो ये हालात हो जाएंगे, तो आपको नहीं आना चाहिए था। आप असेंबली में बैठ के बताते कि ये हशर कर रहा है इमरान खान, तो हम आवाम हालात देखते, रोडों पे निकल आते उसके खिलाफ, या इलेक्शन हो जाते, आपको वोट पड़ जाते, आप आ जाते। लेकिन आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा था, बल्कि खुर्रम दस्तगीर साहब एक अहम वजीर हैं, नुमाइंदे हैं मुस्लिम लीग के, कि उन्होंने एक दिन टेलीविजन शो पर यह तक कह दिया कि अगर हम इमरान खान को ना हटाते तो हम सब जेलों में थे। बिल्कुल, मतलब आप सिर्फ इसलिए आए कि आपने अपने केसेस खत्म करने थे, खुद को बचा सके। जी, आपने खुद को बचाया, आप हमारे लिए नहीं आए, आप अपने लिए आए हैं। और अब भी जो मैं देखता हूँ, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं एक तजज़िया अपना दे रहा हूँ सियासी वर्कर होने की हैसियत से, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ को मसीहा बनाया जा रहा है
और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि अब उनकी बेटी कहना शुरू हो गई है कि इन हालात का हल नवाज शरीफ है, जबकि नवाज शरीफ साहब हों या गुजरे जो भी अदवार हैं वो इसका हल होते तो 80s से तो आप लोग हैं। बिल्कुल सही। आपने क्यों नहीं कुछ किया? देखें हमारे पास दुनिया के पास सिर्फ टूरिज्म होता है, जो खान साहब अक्सर आके मलिक साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, आपने कहा कि क्यों कुछ नहीं होते। देखिए अब ये हमारी भी बदकिस्मती है, मैं उनके हक में बात नहीं कह रहा, लेकिन सूरत हाल ये थी कि जब मईशत बेहतर होने लगती है फिर कोई ना कोई एडवेंचर हो जाता है, और वो एडवेंचर हुआ। वो जैसे ही इकोनॉमी हमने देखा थोड़ी स्टेबल हुई, हमें थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिला, सांस लेने की फ़ज़ा थोड़ी सी बहाल हुई, वो फ़ौरन से जनाब वो पनामा वाला सिलसिला शुरू किया गया और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। उसके बाद से जो हालात हाथ से निकले, फिर आपने देखा क्या हुआ, फिर वो एक दूसरी हुकूमत को लाके बिठाया गया, उन्होंने वो काम किया। सर मैं थोड़ा सा इसमें कथा कलामी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जैसे भाई ने बात की कि सही है इनको नहीं आना चाहिए था, अब नहीं आते तो क्या होता, ये बात 15 अप्रैल पे हमें सबको रियलाइज़ हो गई थी एज के मुल्क डिफ़ॉल्ट इमीडिएटली कर रही है, क्योंकि IMF बिल्कुल नाराज़ होकर बैठ गया था। फरवरी में उनका मिशन आना था, वो नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने हमसे जो देखें, अब जो सही बात है वो सही बात है, वो भी करनी ज़रूरी है। मीडिया है उस पर आपने वादे किए थे, नवंबर दिसंबर में आपने एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसको जो है दानियाल अजीज साहब ने पब्लिक कर दिया, और उसके एवज में उनकी गाड़ी को ऐसी ज़ोर से टक्कर मारी कि वो अभी तक अस्पताल में पड़े हुए, हड्डियाँ उनकी टूट गई, वो तो जिंदा कैसे बच गए। ठीक है, वो उन्होंने एग्रीमेंट खोल दिया था। उसके बाद फरवरी में आके जो है वो आपका IMF का मिशन आना था, वो नहीं आया। इस बात में कि जो है आपने सारी बातें जो है उलट कर दी हैं उसके, आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप साइन कर रहे हैं 230 का, क्या आप करेंगे या तो नहीं करते, कर दिया आपने साइन और आप 150 पे लेके जा रहे हैं उसको, तो ये बात गलत हो गई थी। और ये बात रियलाइज़ हो गई थी, हाईली एस्टेब्लिशमेंट में भी रियलाइज़ हो गई थी ये बात कि ये गलत हो चुका है, और इमीडिएटली डिफ़ॉल्ट पे हम जा रहे थे विद इन 15 डेज। अच्छा, अब अगर हम चले ये कहते हैं कि होने देते लोग, भाई आम होने देते क्या मतलब, आपका बांग्लादेश बनने देते, एक बांग्लादेश बन गया आज दोबारा, वो नहीं पाकिस्तान बन सकता, आप तोड़ने देते क्या इसको, ये करने देते? ऐसे नहीं है। ऊपर जो बैठे हैं उनका फ़र्ज़ है, और वो उन्होंने बिल्कुल रियलाइज़ किया, सही रियलाइज़ किया, उन्होंने कहा इंटेग्रिटी पाकिस्तान को बचाना है, ये तो बर्बाद कर रहे हैं ये बिल्कुल ये शख्स जो है, इसको ये क्रिकेट बॉल ये स्विंग उल्टी करा दी है इसने, बेड़ागर कर दिया इसने, ये इसका काम नहीं है, तो वो उन्होंने फौरी तौर पर बचाया। अब ये बचाने का नतीजा ये जो आप जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये उस एग्रीमेंट में आप दिसंबर का उठा के देख लें, वो सारी यही बातें लिखी हुई हैं कि ये सारी हैं कि इसी तरह पैसे बढ़ाए जाएंगे। जी, मजीद हम फंस गए उसमें, तो मजीद भी इनको करना जाहिर बात है। आपने बन गली में लाके छोड़ दिया, ठीक है, केसेस वगैरह हटाने एक अलग इशू है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है कि ये बचाने के लिए आना पड़ा, और ये वो लोग हैं। जी मलिक साहब, मैं आपकी इस बात से मान लेता हूँ कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था ना, क्योंकि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जो हदूद अरबा है हमारा, जहाँ तक हमारी जोग्राफियाई हदूद है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ही रहेगा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कम से कम हमें ईमान रखना चाहिए कि कलमे के नाम पे बना है इंशाअल्लाह अल्लाह करीम, और हम सब मिल के इसकी हिफाजत करेंगे। मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि उन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि, और फिर उन पे पूरा नहीं उतरे क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत चलानी थी, तो क्या वो हम सारे किसी के नुमाइंदे यहाँ नहीं बैठे हुए, अवामी लोग हैं, ना नून के हैं, ना PP के हैं, ना PTI के। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ना था? उन्हें नहीं पता था साल हमारी हुकूमत अभी रहती है, हम कब तक 150 पे रखेंगे? आखिर उन्हीं को बढ़ाना पड़ता। हमारे पास अपोजिशन थी, वो फोर्स, वो जोर दे सकती थी इस बात पे कि आप बढ़ाएं, जबकि वो तो आकर ये कह रहे थे कि ये तो उन्होंने बातें हुकूमत में आने के बाद कही हैं कि इन्होंने रेट रोके रखे, बढ़ाए नहीं, जबकि उससे पहले तो उनके लोग थकते नहीं थे ये कहते हुए कि बम मार दिया रातों रात आपने, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं बता दूं, मैंने जी। आसिफ भाई की बात। अच्छा, फिर एक बात हुई कि नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में उन्हें हटाया पनामा पे, और वो सफर रुक गया। देखें, एक फर्द हटा था ना, उनकी हुकूमत को उठा के पार्लियामेंट से बाहर नहीं फेंका गया था, उन्हीं की पार्टी के एक मोस्ट सीनियर पर्सन प्राइम मिनिस्टर बने, वो नवाज शरीफ साहब की ही अहकामात पर चलते थे।
तो वो सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। अगर वो मुखलिस आवाम के साथ हैं तो वो सिलसिला तरक्की का नहीं रुकना चाहिए था। अगर वो अपनी जात से मुखलिस थे तो फिर उन्होंने ठीक तबाही की। देखिए होता क्या है, मैं आपको होता क्या है, एक होता है लीडर ऑफ द नेशन, वो लेके अपनी पॉलिसीज चल रहा होता है। आप जब उसको ब्रेक करते हैं और जो 100 पेशियां आपने उसको भुगवाई, ठीक है, 100 से ज़्यादा पेशियां भुगवाई, अदालत में उसको बिजली ऑफ करके उसको पेशियां भुगवाई, तो लोगों में ट्रस्ट जो है ना वो डाउन हो जाता है। उस वक्त 2016 में 2015 में फैक्ट्रीज का बूम आ रहा था। नूरियाबाद जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ निकल गई। इसी तरह पंजाब के जो इंडस्ट्रियल वो इसी तरह नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखिए पॉलिसी के ऊपर शख्सियत नहीं, लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का लोग परेशान हो गए। ये क्या, अच्छा मैं भी, मेरे पास कई अपॉर्चुनिटीज आई थी, इस मुल्क को छोड़ दो, 2014 की बात है, और मैं रुक गया इस मुल्क को कि ये तो बेहतर पॉलिसी। 2017 में मुझे अफसोस फिर होने लग गया कि यार मैं वाकई छोड़ दिया था। क्यों? इसलिए कि जिस तरह से इनको पलटा है, गलत केसेस में डाल के, पनामा के केसेस में डाल के पलटा है, और पनामा वाले ने फिर कहा कि नहीं इनका गलती से नाम आया, गलत और सही तो बदलिया हम और आप। देखिए अब आपने एक और बात की ना, जैसे मिसाल तौर पे मैं, चूंकि मैं किसी हामी मैं पार्टी से नहीं बिलोंग करता, मैं आपको ये मीडिया पे पूरा फुल बताता हूँ, लेकिन जो अच्छी बात है 9 साल टोटल इनको गवर्नमेंट मिली है। आप जो कह रहे हैं ना 1980 से लेके अब तक गवर्नमेंट ही नहीं, 9 साल टोटल नवाज शरीफ को गवर्नमेंट मिली। उसमें जितने काम किए वो एक तरफ रख दें, 72 साल के आप या 65 साल के काम एक तरफ रख दें, आपको 10 गुना ज़्यादा ही काम देखेंगे। बात ये एक जो एक डेवलपमेंट हो रही होती है, आज मैं फैक्ट्री लगाता हूँ, मैं अपने सोच से सारा कुछ करता हूँ, अचानक एक बंदा आता है बाहर से, कोई मैनेजर आता है या वो उठा के मुझे बाहर कर देता है और खुद फैक्ट्री पे बैठ जाता है, हमको चलाना आता है, हम चला लेगा फैक्ट्री। ऐसे फैक्ट्रियाँ नहीं चलती हैं। उसमें वो जो एक जैसे नेशनलाइजेशन हुई, जो सेठ चला रहे थे उनको उठा के बाहर रख दिया और दूसरों को उठा के बाहर दिया, तो उससे कितना नुकसान हुआ। यही चीज़ मुल्क के साथ हुआ, मुल्क को लेके चल रहे थे। अच्छा इंटरनेशनल एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ ये जमहूरियत तो बेस पे चल रहे हैं, इनको लोन्स भी जा रहे हैं, आपका डेट टू इक्विटी, डेट टू ये जो रेशो है आपका जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो, वो 62 से नीचे चला गया था। 2017-2016 के फिगर तो देखें, 70 से जब ऊपर जाता है ना तो आईएमएफ लोन नहीं देता, 70 से नीचे आता है तो आईएमएफ खुद लोन लेके खड़ा होता है कि आप लीजिए हमसे, ठीक है। आज आपका 80 के करीब पहुंच चुका है वो डेट टू ये जो जीडीपी रेशो जो है। तो बात यह है कि ये ग्राउंड रियलिटीज जो है इसमें देखना, उस वक्त बाय बाय कर दिया था आईएमएफ के कि हमें इतनी ज़रूरत तब आईएमएफ की नहीं रही है और हम अपने काम खुद कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इसको, ये तो पूरी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है जो 4 साल ये एक नाअहल शख्स, नालायक शख्स को ऊपर करके रखा। किसने की? बाहर का कौन हमारे मुल्क में बैठा हुआ है? मलिक साहब देखें, अर्ज़ ये है कि अभी जैसे नासिर भाई ने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की, अभी ये तासुर ऐसा मिलेगा कि शायद उनके हक में बात कर रहे हैं, लेकिन वाक़तन यही सूरत हाल थी। और हमें जब भी आप उठाकर देख लें, बड़ी हैरानगी की बात है कि जब भी हम इस प्लान से बाहर आए, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हम देखें, जब हमने ज़्यादातर जो लोन्स थे वो राइट ऑफ करवाए मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद फिर सूरत हाल में जैसी ग्रेजुअली बेहतरी आना शुरू हुई, उसके बाद आप देखें फिर एकदम से चेंज आया, फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इनको हटाने के लिए, और जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, मैं इसको बार बार नहीं दोहराता, लेकिन वो आपको सबको पता है। फिर एक नई हुकूमत आना, फिर नए सिरे से सारे मामला, फिर उस ज़माने के अंदर ये हुआ जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि मुल्क की सतह में सबसे ज़्यादा कर्जे उस दौर में लिए गए, जो पाकिस्तान में जितने भी उससे पहले कर्जे लिए गए थे उस सबसे उसके बराबर कर्जे वो एक हुकूमत ने लिए जी, 8 से 13 के अंदर वो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी। अच्छा उसके बाद फिर आप देखें ड्रास्टिकली इस चीज़ में इजाफा होता चला गया, फिर आप मुस्तकिल गिरदाब में फंसते चले गए। फिर जो दूसरी हुकूमत PMLN की आई, वहाँ पे सूरत हाल और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट था, एक पॉइंट था जिसको बहाल करना ज़रूरी था। बहरहाल फिर वो इस्टेब्लिशमेंट ने और जो गवर्नमेंट फोर्सेस ने वो रिस्टोर किया, और उसके बाद जो होता रहा, फिर ये बड़ा अफसोसनाक एक पहलू, आप इसमें आप जिसको भी नाम दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे लोग बैठे हुए हैं ये कब आंखें खोलेंगे? क्योंकि ये मामला अगर खुदा ना करे हाथ से निकल गया और अब बहुत करीब उसके पहुंच चुके हैं, आप यकीन करें कि सिर्फ उससे एक लकीर रह गई, उससे हम दूरी पर हैं, वरना हमने काम सारे कर दिए। अब हाल ये कि आप अगर वोट करवा दें, इमरान खान समेत कोई भी सियासी जमात आ जाए, लोग वोट देने की बिल्कुल उसमें नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? वजह बताएं जी। देखें, अभी हमने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम के दौर से बात शुरू की ना, उनके दौर में एड बहुत ज्यादा आई, तो लोन की जरूरत कम पड़ी। वो कोलिशन सपोर्ट फंड था, CSF एक था, और इन्वेस्टमेंट हालात जंग और अफगानिस्तान की वजह से एड बहुत आई, तो उसका हमें फायदा हुआ, तरक्याती काम भी हुए, बहुत सी चीजों में जिद्दत आई। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की 8 से 13 गवर्नमेंट आई तो हालात संभलने के बजाय बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हुए थे। स्वात के हालात, बल्कि इस तरह की बातें हम पढ़ते थे अखबारात में
कि मारगला की पहाड़ों तो पर वो आ गए, आ बिल्कुल। चुके हुए हैं जंगजू जो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जिनको अजीज़ नहीं है, दुश्मन है जो हमारे। अब बलूचिस्तान में अकबर बुगटी शहीद की शहादत की वजह से मामलात ख़राब थे। मजहबी तबकात में लाल मस्जिद और बाजोड़ के मदरसे का मामला उस वजह से बहुत ज़्यादा इश्तियाल था। तो उस दौर को तो हम बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बना सकते कि उस गवर्नमेंट के लिए एक तो उनकी क़यादत को निशाना बना दिया गया और फिर एकदम से नई क़यादत को आकर आगे अपनी पार्टी को संभालना पड़ा और फिर सबने अवाम ने उनको हमदर्दी का एक वोट दिया, उनकी गवर्नमेंट बन गई। बहुत अच्छा उस दौर में काम हुआ। करप्शन या हालात ख़राब हो हर दौर में रहते हैं, कोई ऐसा दौर पाकिस्तान का नहीं रहा जिसमें करप्शन ना हुई हो। हाँ, ये ज़रूर रहा है मुस्लिम लीग नून के दौर में कि हालात कम अज़ कम वो कुछ ना कुछ स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन भाई नासिर भाई जिस तरह बता रहे थे, 9 साल रहे मैंने नून की गवर्नमेंट, अपने उनके जो बिजनेसेस हैं वो तो फल फूल रहे हैं फ्लरिश पिछली करते 3 रहे। दिहाइयों से। और शायद खाकाना बसी साहब का आप नाम लेते हैं, सब सवाल करते हैं, उनकी तो अपनी एयरलाइन चल रही जी है। बिल्कुल। अब यासिर भाई देखें, जब बात मेरे और आपके पाकिस्तान की आती है और उसके एसेट्स की आती ओके, है, मैं इस तब पे क्यों एक- नहीं वो नहीं करते? काम एक करते छोटी सी हैं? बात खत्म हो करके गया, क्योंकि जी, टाइम खत्म जी। हो रहा है भाईजान, बात ये है कि उनका कौन सा बिजनेस फल फूल रहा है। अगर आप 1980 से पहले देखें, वो ज़्यादा उनके बिजनेस फल फूल रहे नहीं थे। नासिर भाई, और ये उसके पे बाद तसल्ली नासिर से भाई facts इसमें पे उसमें किसी पे पे एक इंशाल्लाह प्रोग्राम और रख तो लेते वो हैं। मैं उन्होंने भी सही कहा। उसमें क्या है कि जी, जी। उन्होंने तो अपने बच्चों को भी बाहर भेज दिया कि बाहर बिजनेस कर लो, अल्लाह ताकि करीम यहाँ और पर तरक्की दे, जातियात यहाँ पर पे तो अगर काम दुश्मनी हमारे नहीं है बच्चों ने हमारी। क्यों नहीं यहाँ पर तरक्की अगर की, हम काम तो ये करते तो सवाल वो करते हैं। हम और तो ज़्यादा सिर्फ ये कह रहे हैं लोग कि- तनकीद का निशाना नासिर बनाते भाई, हैं कि मैं ये वो ले रहे हैं मुसलसल। सेगमेंट जो है वो ख़त्म करना है, गुफ्तगू तो ये जारी रहेगी और आगे चल के इन मामलात पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दूसरा हिस्सा जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।